नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस से 200 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जो कि 30 अंकों की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है, 2 अंकों के प्रश्नों की तैयारी के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर है सुपर 200 वस्तुनिष्ठ विज्ञान कक्षा 10वीं। यहां पर देखिए सबसे पहले उस गैस का नाम क्या है जो पॉपअप ध्वनि से जलती है, भड़कती हुई ध्वनि से जलती है। कौन सी गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। यहां पर दूसरे नंबर पर है हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जब हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलती है तो इस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत जब हाइड्रोजन का ह्रास होता है और ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो बताइए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकल जाती है इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्मा को सोखना, ऊष्मा को अवशोषित करना। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार देखिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती, क्षेपित हो रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा मुक्त हो रही है, ऐसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ है। 6 नंबर पर है किस कारण से लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं? किस कारण से सूखे मेवे सड़ जाते हैं? इसका कारण है विकृत गंधिका। इसका कारण क्या है? विकृत गंधिका है। आगे देखिए हमारे पास 7वें नंबर पर है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण लिखिए। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की समान संख्या होती है समीकरण कहलाता है। जब दोनों तरफ प्रत्येक तत्व जो है अभिकारक और क्रियाफल, तो दोनों में यदि अवयवों की संख्या समान हो गई, परमाणुओं की संख्या समान हो गई, तो उस समीकरण को हम क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण। समीकरण संतुलित हो गया बोलते हैं ना। फिर आगे देखिए 9वें नंबर में किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण या संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया है, उसे हमने संकेतों के रूप में लिखा तो इसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे देखिए 10 नंबर पर जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। 2 मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं ना, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बनाएंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 11वें नंबर में लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं? जंग से बचाने के लिए। सीधी सी बात है, लोहे की वस्तु पर जब हम पेंट करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? जंग लगने से बचाने के लिए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। इस तरह की अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। आगे देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम, 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। आगे देखिए 14वें नंबर पर बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए क्या है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 कैसे बनता है? बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है बच्चों। 15वें नंबर पर देखिए जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्षारक क्या करते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं जब हम जलीय विलयन उनका बनाते हैं तब। आगे देखिए 16वें नंबर लिटमस पेपर से अम्ल एवं क्षार की पहचान कैसे होती है? लिटमस पेपर से कैसे होती है? तो अम्ल क्या करते हैं, जैसे ही हम अम्ल को लिटमस पेपर पर डालते हैं तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है।
नीले लिटमस पेपर पर जब हम डालते हैं अम्ल को तो क्या होता है, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और जब हम लाल लिटमस पेपर पर क्षार को डालते हैं तो वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। देखिए, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, हम क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बच्चों, बहुत ही आसान पहचान है अम्ल और क्षार की। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया देखिए, अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार के जलीय विलयन की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो आपस में जब वो क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए 18वें नंबर में है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, यहां पर जिनमें अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिकारकों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। 19वें नंबर पर देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ध्यान रखिए, शुद्ध जल यदि है तो उसका पीएच मान 7 होता है, ना अम्ल न क्षार। किसी अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तथा किसी क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। बच्चों, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और 7 पीएच मान किसका होता है? 7 पीएच मान शुद्ध जल का होता है। आगे है, बेकिंग सोडा का एक उपयोग लिखिए। खाने में उपयोग होता है ना बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। आगे देखिए, नेक्स्ट है बच्चों 21वें नंबर पर, पीएच स्केल किसे कहते हैं? अम्ल व क्षार की पहचान करने वाले स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। जिस स्केल पर हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं वो पीएच स्केल कहलाता है। यदि 7 है पीएच स्केल पर मान तो वो क्या है, शुद्ध जल है। 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से ज्यादा है तो क्षार है। पीएच स्केल से पता चलता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3 × 10H2O। हम सोडियम कार्बोनेट का सूत्र इस तरह से लिखकर बता देंगे। आगे देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक क्यों होगा? क्योंकि वो क्षार है। 7 से अधिक है क्योंकि वह क्षार है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर दिया ना, तो क्षारीय प्रवृत्ति वाले पीएच मान कितने होते हैं? 7 से अधिक होते हैं। आगे देखिए, चींटी व नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी या नेटल के डंक में क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। 25वें नंबर पर देखिए, उस पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखिए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उस पदार्थ का नाम, CaOH ट्वाइस, जो कि क्या करता है? क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। 26वें नंबर पर देखिए बच्चों, 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम जो हैं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। आगे देखिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? क्यों होता है उच्च गलनांक क्वथनांक? मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। इनका अंतर आयनिक आकर्षण बल जो है मजबूत होने के कारण इनका गलनांक एवं क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। आगे 28वें नंबर पर देखिए, अमलगम का एक उदाहरण लिखिए। पारा व चांदी का मिश्रण क्या है? एक प्रकार का अमलगम है। आगे देखिए, अम्लराज या एक्वारेजिया किसे कहते हैं? तो देखिए यहां पर अभिक्रिया हुई है किस किस की? 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 की अभिक्रिया जब होती है तो यहां पर नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से क्या होगा? इसे हम क्या बोलेंगे? अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। आगे देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। क्यों होता है? संक्षारण से बचाने के लिए। संक्षारण से बचाने के लिए जिंक की बजाय टिन का लेप खाद्य पदार्थ की
डिब्बों में होता है। आगे देखिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है आयनिक बंध के कारण। आयनिक बंध के कारण उनका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। 32वें नंबर पर देखिए, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। गोल्ड और सिल्वर जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, Au Ag। नेक्स्ट, यहां पर देखिए ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु का नाम यहां पर कौन है? सिल्वर है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु सिल्वर। आगे देखिए, वे धातुएं जो पीटने पर पतली चादर के समान फैल जाती हैं उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। इस गुण को क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। धातुओं की चादरें बनाई जा सकती हैं पतली चादरों के रूप में, यदि उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है तो इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। वो टूट के अलग नहीं होती, भंगुर नहीं होती। कैसी होती है? आघात वर्धनीय होती है। खनिज किसे कहते हैं? जमीन में से खोद कर निकाले गए पदार्थ को हम खनिज कहते हैं। जो पदार्थ जमीन के अंदर से खोद के निकाले उसे हम खनिज कहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है? मेथेन है, CH4 है। CnH2n+2 जो इनका फार्मूला होता है उसमें पहला तत्व क्या है? मेथेन है। दूसरा देखिए, एल्कीन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। एथीन है, C2H4। इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n। CnH2n होता है। तो इससे क्या बना? सबसे पहले पहला तत्व एथीन बना। फिर दूसरा है एल्काइन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। वो क्या है? एथाइन है। एथाइन है, जो कि इनका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2 है। तो इससे हमारा क्या है? एथाइन पहला जो है सदस्य बनकर मिला हमें बच्चों। आगे देखिए, संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध वाले यौगिक को क्या बोलते हैं? संतृप्त यौगिक। असंतृप्त किन्हें बोलेंगे? द्विबंध वाले, एल्कीन, एल्काइन, इनको हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त यौगिक बोलेंगे कार्बन के। लेकिन कार्बन के संतृप्त यौगिक किन्हें कहते हैं? जिनके बीच में एकल बंध हो जाता है। आगे देखिए, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समान क्रियात्मक समूह वाली श्रेणी को सजातीय श्रेणी किसे कहेंगे? समान क्रियात्मक समूह वाली श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। दो क्रियात्मक समूह के नाम और सूत्र लिख देंगे। यहां देखिए, OH है और CHO है, एल्कोहल और एल्डिहाइड है। ये क्या है? दो क्रियात्मक समूह हमने लिख दिया, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। इस तरह से हम और भी क्रियात्मक समूहों के नाम लिख सकते हैं। आगे देखिए, कार्बन के दो अपर रूपों के नाम जो कि बहुत साल पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, हीरा व ग्रेफाइट, कार्बन के दो अपर रूप हैं। आगे देखिए, एथेनोइक अम्ल का एक भौतिक गुणधर्म लिखना है। स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे ही होते हैं, हमें पता है। तो एथेनोइक अम्ल का भी एक प्रमुख गुण क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं। आगे देखिए, उत्प्रेरक पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वसा बनाते हैं। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे देखिए, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तभी तो एकल बंध के साथ क्या बनता है? सबसे पहला तत्व CH4 बनता है। कार्बन में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है। श्रृंखला बनाई जाती इसमें श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है। शराब या वाइन में एथिल अल्कोहल, एथेनॉल होता है। एथिल अल्कोहल पाया जाता है, एथेनॉल पाया जाता है। किसमें? शराब में, वाइन में। कार्बनिक यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है। समावयवता का गुण किन में पाया जाता है? कार्बनिक यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल होता है। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। दो परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। आपस में जो साझा होता है, साझा से जो आबंध बनता है उसे हम बोलेंगे सहसंयोजी आबंध। देखिए, जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीजन का दान कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो वो क्या कहला रहे हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। आगे देखिए, वशीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन वास्तव में क्या है? वशीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण है। आगे देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं,
हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। बहुत आसान है बच्चों। क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया स्वरूप साबुन बनने का प्रक्रम क्या कहलाएगा? साबुनीकरण। किसके कारण? क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप। तो साबुन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? साबुनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट, अम्ल व एल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। अम्ल और एल्कोहल क्रिया करेंगे तो एस्टर बनाएंगे और इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? एस्टरीकरण कहते हैं। 57 नंबर पर है, एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया किण्वन कहलाती है। किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। कौन सी अभिक्रिया? जैव रासायनिक अभिक्रिया किण्वन कहलाती है। आगे देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन वायवीय श्वसन कहलाता है। ग्लूकोज का किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो विखंडन होता है वह वायवीय विखंडन कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। सॉरी। आगे 58 नंबर पर देखिए, जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जलीय जीव, जल में रहने वाले जीव हैं, मछली आदि, अब वो जल में ऑक्सीजन H2O में देखिए ऑक्सीजन घुली हुई है ना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन के लिए। आगे देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है मानव शरीर में। अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमा कर अनुरक्षण करती है। प्लेटलेट्स की मात्रा यदि हमारे शरीर में पर्याप्त है तो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो वह क्या करेंगे? यदि अत्यधिक कोई घाव हो गया, अत्यधिक रक्तस्राव हो गया, तो प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है, रक्त को बहने से रोकता है। आगे देखिए बच्चों, पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। पादपों में किसके द्वारा होता है? जल का संवहन। जल कैसे पहुंचता है पौधों तक? जाइलम के द्वारा पहुंचता है पौधों में। और पादपों में भोजन का संवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। अलग अलग काम अलग अलग बांट दिए गए हैं। जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका तंत्र की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। 64 में देखिए, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होता है। किसमें? मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन होता है? मेरुरज्जु होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। जो सोचने वाला भाग होता है मनुष्य के मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट, आगे देखिए, पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर एब्सिसिक अम्ल के कारण गिरती हैं। वृक्ष से अलग हो गई और किसके कारण गिरेंगी? एब्सिसिक अम्ल के कारण गिरेंगी। आगे है, वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण बौनापन हो जाता है। अब देखिए, हार्मोन की कमी के कारण, देखिए वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण क्या होगा? बौनापन होगा। अब वृद्धि हार्मोन की ही कमी हो गई, वृद्धि रुक जाएगी तो बौनापन हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर पर, मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। कौन? मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। 69 में, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? मध्य मस्तिष्क में होता है, सुनने और देखने। आगे देखिए, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाएगी? संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। आगे देखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य निम्नलिखित है। मस्तिष्क के जो भाग हैं उन सभी भागों के कार्य आइए हम जान लेते हैं, कौन कौन से भाग के क्या काम है। इसका अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क भाग है, भूख एवं प्यास से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। भूख एवं प्यास से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है अग्र मस्तिष्क। दूसरा देखिए, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क वाला भाग सुनने, देखने की क्रिया के लिए
उत्तरदायी होता है। शून्य देखने की क्रिया के लिए किसका काम है? जाओ, मध्य मस्तिष्क का काम है। आगे देखिए, मस्तिष्क के मेडुला वाले भाग द्वारा रक्तदाब वमन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन सा भाग? मेडुला वाला भाग। और पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। इस तरह से मस्तिष्क के विभिन्न भागों को अलग अलग काम सौंप दिए गए हैं, अलग अलग काम है विभिन्न भागों के। यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। उसी पुष्प के वर्तिका में यदि हो रहा है पराग कणों का स्थानांतरण तो क्या कहलाएगा? स्वपरागण, खुद का ही परागण हो रहा है। तो यहां पर अगला लेते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। एक लिंग उपस्थित है तो एक लिंगी कहलाएंगे। यदि एक पुष्प में परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। उसी पुष्प में होते हैं तो स्वपरागण, लेकिन दूसरे पुष्प में हो रही है तो पर परागण कहलाएंगे। किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। भावी जड़ का निर्माण कहां से होता है? मूलांकुर से होता है। आगे देखिए बच्चों, 77 नंबर पे, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण प्रांकुर से होता है। प्रांकुर से होता है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। ये मादा के लिए है, ऊपर वृषण में होता है, नर के लिए है। आगे देखिए 80 नंबर पे देखिए, भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बच्चों, सजीवों में अपने समान आकृति के नए जीवों का उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। अपने समान जीवों को उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। आगे देखिए, लैंगिक प्रजनन से युग्मक का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन से क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। 83 में देखिए, पौधों में लंबाई की वृद्धि को ऑक्सेनोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। लंबाई में कैसी वृद्धि हो रही है, किस गति से वृद्धि हो रही है, तो ऑक्सेनोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। 84 में है, वृषण का कार्य शुक्राणुओं का उत्पन्न करना है। तो नरों में वृषण का क्या कार्य है? शुक्राणुओं को उत्पन्न करना है। अपने समान संततियों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, डीएनए का पूरा नाम पीछे भी कक्षाओं में आपने पढ़ चुके हो बच्चों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है डीएनए का पूरा नाम। इसी तरह से आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। जैसे हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है? मुकुलन विधि के द्वारा होता है। 88 नंबर पर देखिए, कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक की क्रिया में पौधे के विभिन्न भागों से नवीन पौधों का निर्माण होता है। किसमें? कायिक प्रवर्धन या उसी को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम अलैंगिक की क्रिया में पौधे के विभिन्न भागों से नवीन पौधों का निर्माण होता है। भागों से पौधों का निर्माण होता है। आगे देखिए 89 पर क्या है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को द्विविखंडन कहते हैं। दो भागों में टूट गए और दोनों अलग अलग जीवों को उत्पन्न कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? द्विविखंडन कहते हैं। पुनरुत्थवन क्या है? इसमें जीव का शरीर कई भागों में टूट जाता है, प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण प्लेनेरिया। देखिए यहां पर दो भागों में टूट रहा था तो द्विविखंडन, लेकिन कई भागों में टूट गया तो पुनरुत्थवन कहलाता है। आगे देखिए 91 पर है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है बच्चों। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी का जनन, अनुवांशिकता का जनक कहेंगे। नर में XY गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। XY गुणसूत्र 23वां गुणसूत्र क्या है? XY गुणसूत्र है 23वां। तो वह क्या है? जो भी मतलब उत्तरदायी किस चीज के लिए होगा? लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि 22 गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होते हैं। 23वां गुणसूत्र मादा में XX होता है, नर में XY होता है। तो जो नर का XY होता है, X से X जब मिलेगा तो मादा का जन्म होगा और X से Y जब मिलेगा तो नर का जन्म होगा। तो ये किस कौन रहेगा? नर में XY गुणसूत्र जो है वही लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।
आगे बच्चों देखिए, मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया, किसने किया? मेंडल ने किया, अभी हमने बात किया। 95 में देखिए, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी और शुद्ध बौने पौधे टी में संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात 3:1 पाया गया। लंबे पौधों का अनुपात ज्यादा पाया गया, 3:1 पाया गया। आगे देखिए 96 नंबर में, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिकता कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके शरीर में कोई अंग एक्स्ट्रा आ रहा है या कोई कमी आ रही है, तो वो अनुवांशिकता के कारण है। आगे देखिए, जीन एक अनुवांशिक इकाई है। जीन क्या है? एक अनुवांशिक इकाई है। अनुवांशिकता पदार्थ का एक विनिमय अर्धसूत्री विभाजन क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है। तो अनुवांशिकता पदार्थ का जो विनिमय है किसके कारण होता है? अर्धसूत्री विभाजन या क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है। 99 में देखिए, मेंडल ने अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, फिर मेंडल ने प्रयोग किया, फिर उसके नियम दिया। उसका प्रतिपादक कौन है? मेंडल ही है। 100 नंबर पर देखिए, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जो जीव है, जितने भी प्रकार के जीवधारी हैं, सभी जीवों का शरीर कैसे बनता है? कोशिकाओं का बना होता है। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण XY या 23वें जोड़े द्वारा होता है। नर के 23वें जोड़े XY के द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है। पीछे भी हम इस बात को जान चुके हैं। आगे देखिए 102 नंबर पर, मेंडल ने अनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को फैक्टर नाम दिया। क्या नाम दिया? फैक्टर। फैक्टर बाय फैक्टर चला जा रहा है, वाहक है तो वो क्या है? फैक्टर नाम दिया। 103 नंबर पर देखिए, जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम विल्हेम जॉनसन है। विलियम जॉनसन कौन है? जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। आगे 104 नंबर पर, अलैंगिक जनन ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन। और किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। 105 नंबर में, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? डायप्टर है। लेंस की क्षमता का निर्धारण हम किससे करते हैं? डायप्टर के माध्यम से करते हैं। आगे देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण जो समतल है तो उसकी फोकस कहीं होगा ही नहीं, फोकस दूरी उसकी कैसी होगी? अनंत होगी। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। बिल्कुल सही है। यदि कोई वस्तु को हम कहां रख देंगे? वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या करेगा? प्रतिबिंब उसका वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोई वस्तु आप वक्रता केंद्र पर रखिए तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहां पर? अवतल दर्पण में। उत्तल लेंस में भी यही नियम है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पीछे का दृश्य देखने के लिए हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है। इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। कैसे होगी? देखिए, लेंस की क्षमता जो है, क्षमता कितनी हो जाएगी? लेंस की क्षमता यहां पर हम देखते हैं 100/f होगी जब हम इसको सेंटीमीटर में लेते हैं। सेंटीमीटर में लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? 100/, फोकस दूरी। या मीटर में लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? 1/f। किसमें? मीटर में। अब यहां पर हमें उत्तर किसमें चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए। तो लेंस की क्षमता कितनी दी गई है? 2 डायप्टर दी गई है। कितनी दी गई है बच्चों? 2 डायप्टर दी गई है। तो f यहां पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 डायप्टर दी गई है लेंस की क्षमता। तो अब हम सेंटीमीटर में हमको फोकस दूरी चाहिए तो कैसे निकालेंगे? f यहां आ जाएगा 2f। f जब यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहां 2 है पहले से, तो 2f बराबर 100। तो f बराबर हो जाएगा 100/2 मतलब 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर हो जाएगी फोकस दूरी। कब होगी? जब हम सेंटीमीटर में फोकस दूरी को लेते हैं। तो ये हमें याद रखना है। लेंस की क्षमता का सूत्र सेंटीमीटर में 100/f होता है और मीटर में 1/f होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे अगला है 110 नंबर पर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बिल्कुल सही है। गोलीय दर्पण है तो कोई भी गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी जो होगी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब कोई प्रकाश
किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। सही बात है, हमें यह ध्यान रखना है कि इधर मान लो सघन माध्यम है और यहाँ मान लो विरल माध्यम है, तो कोई प्रकाश किरण जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो हमें यह ध्यान रखना है कि कम सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे होती है, कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो वह अभी अधिक में अभिलंब से दूर हटती हैं, कम से ज्यादा में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हटेंगी, ज्यादा से कम जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुकेंगी। तो अब देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण आ रही है, अभिलंब से दूर हटती है, प्रकाश किरण आ रही है, अभिलंब से दूर हटेगी। देखिए प्रकाश किरण आ रही है, अभिलंब से दूर हटेगी। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की से दूर हटेंगी। आप विरल से सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुकेंगी, विरल से सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुकेंगी। तो ये हमें दोनों बातों को ध्यान रखना है। आगे देखिए 111 नंबर 112 नंबर पर देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। अवतल दर्पण कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा और उल्टा बनता है। आगे ध्यान रखना है हमको, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। आवर्धन उसका क्या होगा, 1 से कम होता है। अवतल लेंस सदैव छोटा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आगे देखिए 115 नंबर पर, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक सतह है, उसे टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है तो इसे प्रकाश का क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान, ये देखिए आपतन कोण का मान थीटा तो परावर्तन कोण का मान भी थीटा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आगे देखिए, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात लेंगे, जो अनुपात आएगा वो अपवर्तनांक कहलाएगा। आगे 118 नंबर पे देखिए, दर्पण या लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। अवतल दर्पण में क्या होता है, बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें आवर्धन होता है, आवर्धित होकर बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 300 अंश आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान 300 अंश ही होगा। आपतन कोण का मान 300 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी 300 अंश ही होगा समतल दर्पण पर। समंजन क्षमता, आगे देखिए, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र लेंस की क्षमता जो है उसको फोकस दूरी को व्यवस्थित करती है, वह क्षमता को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। आगे देखिए, दृष्टि दोष, कभी कभी नेत्र की समंजन क्षमता कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाता है व्यक्ति। तो प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष हैं, कौन कौन से 3 प्रमुख दोष हैं, तो ये दोष हो जाते हैं क्योंकि समंजन नहीं कर पाते हैं, स्पष्ट वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो सबसे पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि, ऐसा ध्यान रखें, निकट दृष्टि है जिसके पास और दूर की वस्तुएं नहीं देख पा रहा है तो दोष है। आगे देखिए, दूर दृष्टि, उसके पास दूर दृष्टि है, दूर की वस्तुएं देख पा रहा है पर निकट की नहीं देख पा रहा है तो दूर दृष्टि दोष है। फिर आगे जरा दृष्टि दोष, यानी दोनों दोष है। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष, यदि कोई व्यक्ति अनंत 6 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष में व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि का दूर बिंदु अनंत से खिसक कर व्यक्ति के निकट आ जाता है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अथवा नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, निकट 3 अक्षर का है तो अवतल 4 अक्षर का इसमें उपयोग हो रहा है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार दूर दृष्टि दोष 2 अक्षर का है तो इसके लिए छोटा नाम वाला लेंस उत्तल, है ना,
ये छोटा नाम वाला है तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए बड़ा नाम है तो बड़े नाम वाला अवतल लेंस प्रयोग होता है। ऐसे हम इसे याद भी रख सकते हैं बच्चों। आगे देखिए, फिर दूर दृष्टि दोष क्या है हमें बता दिया है मैंने। यदि कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी दूर की दृष्टि तो है उसके पास, पर पास की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, इसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक जाती है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाने अथवा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इनके नाम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब हमें ध्यान रखना है कि निकट की दृष्टि तो सही है, बाकी में दोष है, यानी दूर की वस्तु देखने में दोष है। दूर दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु तो ठीक है लेकिन पास की वस्तु देखने में दोष है तो दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? आयु वृद्धि के कारण पक्षभामी सिलेरी पेशियां कमजोर हो जाती हैं तथा नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, अतः व्यक्ति निकट बिंदु दूर खिसक जाता है। इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए द्विफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा मतलब जो है जरा दृष्टि अपने कमजोर हो गए, जैसे जैसे उम्र के साथ उम्र बढ़ती है तो जरा दृष्टि दोष की स्थिति बनती है। 128 नंबर पर देखिए, दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार सतहों से मिलकर बना कांच का पारदर्शी टुकड़ा प्रिज्म होता है, जो आयताकार पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार सतह मिलकर प्रिज्म का निर्माण करती हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण प्रकाश का विक्षेपण है। आगे देखिए 130 नंबर पर, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 रंगों का जो समूह है, प्रकाश जब 7 रंगों में टूट जाता है तो इसे हम बोलेंगे प्रकाश 7 रंगों के समूह को विक्षेपण कहेंगे। आकाश के नीले रंग का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। आकाश का जो नीला रंग दिखता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। आगे देखिए, प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण कहलाता है प्रिज्म कोण। दो फलकों के बीच का कोण क्या कहलाएगा? प्रिज्म के बीच का है तो प्रिज्म कोण कहलाता है। आगे श्वेत प्रकाश के लिए प्रिज्म द्वारा किस रंग की यानी बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। आगे देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, इसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। आगे देखिए, दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना है। आंख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? परितारिका या आइरिस कहते हैं। आंख के रंगीन भाग को क्या बोलेंगे? परितारिका या आइरिस कहते हैं। मानव नेत्र के नेत्रदान में कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल का दान किया जाता है। यदि आप नेत्र दान करेंगे तो आपकी कॉर्निया या स्वच्छ मंडल का दान होगा। आगे 138 नंबर पर देखिए, मानव नेत्र के जो भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टि पटल कहलाता है। प्रतिबिंब कहां बनेगा? दृष्टि पटल पर बनता है। 139 पर देखिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को एक सामान्य व्यक्ति सबसे अच्छे तरीके से देख पाता है। आगे देखिए, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। फोकस दूरी को समंजित कर लेता है तो क्या कहलाएगी? समंजन क्षमता कहलाएगी। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है और लाल रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे कम होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किस कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आकाश का रंग नीला होता है। प्रकाश का अवयवी रंगों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म पर प्रवाहित करेंगे तो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है क्योंकि कोहरे या धुंध में भी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। फैलाव कम होगा तो एकदम सीधा जाएगा और हमें स्पष्ट लाल रंग दिखाई देगा। आगे देखिए बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। अभिदृश्यक लेंस यह कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है जिसे वस्तु की ओर रखा जाता है। वस्तु की ओर जो रहता है वो अभिदृश्यक लेंस होता है। वो कैसा होता है?
कम फोकस दूरी वाला होता है। और नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस जो होता है यह अपेक्षाकृत अधिक फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है, जो प्रेक्षण के दौरान नेत्र के पास होता है। तो देखो, वस्तु के पास कौन होता है? अभिदृश्यक लेंस। और नेत्र नाम ये है नेत्र लेंस, तो किसके पास रहेगा? नेत्र के पास। फिर से देखिए, यह कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है जिसे वस्तु की ओर रखा जाता है, वस्तु की ओर रहेगा वो। और देखिए नेत्र लेंस क्या होगा? यह अपेक्षाकृत अधिक फोकस दूरी वाला लेंस उत्तल लेंस होता है जो प्रेक्षण के दौरान नेत्र के पास होता है। नेत्र के पास नेत्र लेंस और उस तरफ वस्तु की तरफ अभिदृश्यक लेंस। इस तरह से हम उसका देखेंगे तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण होगा। आगे देखिए 146 नंबर पर, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। प्रकाश है तो ही हम वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश नहीं है तो हम वस्तु को नहीं देख सकते। 147 नंबर पर, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? अनंत होती है। आगे भी हम पीछे भी जान चुके हैं। 148 नंबर पर देखिए, लेंस की मीटर में व्यक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। देखिए लेंस की क्षमता क्या है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम वास्तव में क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता कहलाता है। जब हम मीटर में फोकस दूरी को लेंगे तब, और जब सेंटीमीटर में लेंगे तो 100/f क्या कहलाएगा? लेंस की क्षमता कहलाता है। इसका मात्रक डायोप्टर है। रेगिस्तान की मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है? तो आइए हम देखते हैं। जब देखिए ये तल है, तल पर यहां पर किरण आपतित हो रही है, तो आपतन कोण का मान हमने ये रखा। ये किरण आपतित हो रही है तो आपतन कोण का मान ये है, तो अपवर्तन कोण का मान ये है। यानी जब किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो हमने जाना है कि अभिलंब से दूर हटती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब हमने आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया। आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण का मान भी 90 अंश हो गया। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कैसा हो जाए? 90 अंश हो जाए, तो इस मान को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कोण पर यदि प्रकाश किरण आपतित हो रही है, किससे? क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण पर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो प्रकाश का अपवर्तन जो है उसी माध्यम में होने लगता है। देखिए तो ये घटना तो क्या कहलाने लगेगी? परावर्तन की कहलाने लगेगी। इसलिए अपवर्तन जब क्रांतिक कोण से अधिक मान का होगा तो परावर्तन जो है उसी माध्यम में होने लगता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही रेगिस्तान की मरीचिका होती है। आगे देखिए 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होती है। हमें पता है कि वक्रता त्रिज्या जो है वास्तव में क्या है? फोकस दूरी का दुगना है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है? फोकस दूरी का दुगना है। तो फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, तो वक्रता त्रिज्या 32 है, ये बटे में कौन आ जाएगा? 2, कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होती है। आगे देखिए बच्चों 151 नंबर पर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जिस गोले से उसे हमने काटा है या इस भाग से लिया गया है, जो परावर्तक पृष्ठ है, मान लो अवतल दर्पण है, उस परावर्तक, ये अवतल दर्पण है। अब ये अवतल दर्पण है, जिस गोली का भाग है, इस मान लो इस गोले का भाग है, तो इसका जो केंद्र रहेगा वही तो वक्रता केंद्र कहलाएगा ना। देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे देखिए, प्रकाश का किसी साथ रंग टकराकर इस माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी तल से
प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। तल से टकराया, उसी माध्यम में लौट गया, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे 153 नंबर पर देखिए, वह यंत्र जो सूक्ष्म वस्तु को बड़ा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। किसी यंत्र से हम देख रहे हैं छोटी वस्तु को, तो बड़ी दिख रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस यंत्र को सूक्ष्मदर्शी बोलेंगे। आगे 154 नंबर पर, जब निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि है और बाकी में दोष है, यानी दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसको हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। ये देखिए, ऐसा ये बना देंगे आप, निकट दृष्टि और बाकी में दोष है, यानी दूर की दिख नहीं रही है, तो निकट दृष्टि दोष। जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे? दूर दृष्टि है और बाकी में दोष है, तो दूर दृष्टि दोष कहलाएगा। आगे देखिए, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर निर्गत किरणों द्वारा बनाए गए 7 रंगों के समूह को श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम कहते हैं। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे हम श्वेत प्रकाश का क्या बोलेंगे? वर्णक्रम कहते हैं। आगे देखिए, अमीटर को परिपथ में सदा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अमीटर कहां लगेगा? श्रेणी क्रम में लगेगा परिपथ के। और देखिए, वोल्टमीटर को परिपथ में सदा समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। वोल्टमीटर कहां लगेगा? समांतर क्रम में लगेगा। 159 नंबर पर देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। इनमें से एक पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखें। शक्ति का एसआई मात्रक वाट, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। तो ये मात्रक विशेष रूप से पूछे जाते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक वाट, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम एवं विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। 160 नंबर पर है, विद्युत धारा को अमीटर द्वारा तथा विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। देखिए, विद्युत धारा को यदि हमें मापना है तो अमीटर यंत्र का प्रयोग करेंगे और वो विभवांतर को यदि हमें मापना है तो वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम क्या है? फ्यूज है। फ्यूज जो है विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति है। विद्युत अपघटन का नियम माइकल फैराडे ने दिया है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति में कितना होता है? 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति मतलब 1 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, आपने मोटर सुने हैं ना, वह हाँ 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो विद्युत क्षेत्र के उसी बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होता है। यदि 1 जूल कार्य किया गया है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, तो 1 विभव कहलाएगा वो। उसी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा? विभव का मान 1 वोल्ट होगा। विभव का मान कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ओम का नियम किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है यदि चालक की भौतिक स्थिति तापमान स्थिर रहे। यानी यहां पर क्या है? विद्युत धारा चालक के समानुपाती है। तो हम यहां पर कह देंगे जैसे V बराबर RI, हम ऐसे याद रख देंगे, जहां R क्या है? एक प्रतिरोध नियतांक है। तो यहां पर देखिए विद्युत लेपन क्या है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा एक धातु की सतह पर किसी दूसरी उत्कृष्ट धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। लेप कर दिया हमने, दूसरी धातु का लेप कर दिया, इसे हम विद्युत लेपन कहेंगे। यह विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत संचरण के लिए प्रायः तांबा तथा एल्यूमिनियम के धातु के तारों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखे होगा क्या है भैया? कॉपर बाइंडिंग है या एल्यूमिनियम बाइंडिंग है, तो किसका तार यूज हो रहा है? कॉपर का यूज हो रहा है या एल्यूमिनियम का हो रहा है। एकांक धना आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है?
विद्युत विभवांतर कहलाता है। 169 नंबर पर है, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण समांतर संयोजित होते हैं, समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। घरेलू जो भी उपकरण हैं उनमें सभी परिपथ कैसे होते हैं, समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। आगे देखिए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत हमने दिया मोटर को और वो काम कर रही है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया, और पानी फेंक रही है या अलग अलग कामों के लिए विद्युत मोटर का हम प्रयोग करते हैं, तो क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। आगे, घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा या एसी प्रवाहित होती है। आगे 172 नंबर में, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत ऊर्जा का क्या कर रहे हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, हीटर हमने चालू कर दिया, विद्युत दी जा रही है और गर्मी मिल रही है, तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहला रहा है, ऊष्मीय प्रभाव कहला रहा है। 173 नंबर में, जब किसी चुंबक तथा कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे प्रेरित धारा कहते हैं तथा यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। चुंबक और कुंडली के बीच में क्या हो रहा है, अपेक्षिक गति हो रही है, तो कुंडली में क्या हो रही है, धारा उत्पन्न हो जा रही है, इस धारा को हम क्या बोलेंगे, प्रेरित विद्युत धारा या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं इस घटना को। आगे देखिए, 174 नंबर पे, उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक की मिश्र धातु से बनी वह युक्ति जो किसी परिपथ में होकर जाने वाली धारा की अधिकतम सीमा को नियंत्रित करती है, विद्युत फ्यूज कहलाती है। जब बहुत ज्यादा धारा, एकदम से बिजली कड़कना या कोई प्रकार की धारा बहुत ज्यादा बह रही है, तो फ्यूज जो है, फ्यूज बहुत प्रतिरोध होने के कारण उसे रोक लेता है और धारा को बहने नहीं देता और विद्युत उपकरणों को जलने से या किसी घटना को होने से रोकता है। तो देखिए, उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक की मिश्र धातु से बने वह युक्ति जो किसी परिपथ में होकर जाने वाली धारा की अधिकतम सीमा को नियंत्रित करती है, विद्युत फ्यूज कहलाती है। 175 नंबर पर देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को डायनेमो कहते हैं। पहले पुराने जमाने में साइकिल में डायनेमो लगे होते थे, तो देखिए विद्युत जैसे जैसे पाइडल मारे जाते थे वैसे वैसे वो लाइट जलने लगता था, तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती थी, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इस युक्ति को हम क्या बोलते हैं, डायनेमो कहते हैं। विद्युत धारा जनित्र कहा जाता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है। आगे देखिए, पारितंत्र में मानव सर्वाहारी जीव है। मानव क्या है, एक सर्वाहारी जीव है। कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या। वास्तव में कचरे का निपटान कैसे किया जाए, एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। 178 नंबर पर देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। 179 नंबर पर है, ओजोन के अणु ऑक्सीजन की 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से क्या बनते हैं, ओजोन का अणु बनता है। 180 नंबर पर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्र का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो पारिस्थितिकी कहलाएगा। आगे देखिए, 181 नंबर पर, ऐसे प्राणी जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधे एवं जंतुओं दोनों पर निर्भर रहते हैं, सर्वाहारी प्राणी कहलाते हैं। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। 182 नंबर पर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के वे घटक जो सजीव होते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। जिनमें जीव होता है, जैविक घटक कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के वे घटक जो निर्जीव होते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। ये जीवित नहीं होते हैं लेकिन जीवों के जीवन, वृद्धि, प्रजनन और वितरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जीवित नहीं होते हैं पर जीवों पर प्रभाव डालते हैं, ये क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। आगे देखिए, 184 नंबर पर, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ओजोन परत को मुख्य रूप से हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है। 185 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है बच्चों। 186 नंबर पर देखिए, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, आहार श्रृंखला कहलाती है। एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बना रहा है, इस श्रृंखला को हम क्या बोलेंगे, आहार श्रृंखला कहते हैं। 187 नंबर पर देखिए, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव अब घटक कहलाते हैं। अब घटक कौन कहलाते हैं, जीवाणु कहलाते हैं, कवक कहलाते हैं। आगे नेक्स्ट, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पाइरुवेट के विखंडन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आगे देखते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका
कोशिकाएं, उनके मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। 190 नंबर पर है, अपच का उपचार करने के लिए एंटीसिड औषधि का उपयोग किया जाता है। एंटीसिड औषधि का उपयोग होता है। 191 नंबर पर, हाइड्रा को कई टुकड़े में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जितने टुकड़े बनेंगे सब टुकड़े क्या करेंगे, विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं, इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। 192 नंबर पर देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। अग्निशमन के लिए यानी आग बुझाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है। 193 नंबर पर देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक अम्ल है डीएनए का पूरा नाम। आगे देखिए, आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल है आरएनए का पूरा नाम। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, वास्तव में अधातु द्रव नहीं होते, लेकिन ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। 196 देखिए, रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर जो दाब डाला जाता है उसे रक्त दाब कहते हैं। तो रक्त वाहिकाओं द्वारा रक्त की भित्ति पर जो दाब डाला जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, रक्त वाहिकाओं की, रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर जो दाब डाला जाता है उसे रक्त दाब कहते हैं। आगे देखिए, 197 नंबर पर, पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम जिब्रेलिन है। क्या हो रहा है, पादपों के तने में की वृद्धि के लिए जो हार्मोन सहायक है वो क्या है, जिब्रेलिन है। नेक्स्ट 198 नंबर पर, अमीबा में द्विविखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। अमीबा में जनन कैसे होता है, द्विविखंडन विधि द्वारा होता है बच्चों। यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। एक के परागण दूसरे में स्थानांतरित हो रहे हैं, यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। तो 200 नंबर पर है, प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग के प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। प्रिज्म द्वारा सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी रंग के प्रकाश किरण का होता है, और सबसे कम विचलन लाल रंग के प्रकाश किरण का होता है। तो बच्चों, आज की यह 200 वस्तुनिष्ठ क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।